और आज की मीटिंग में जिन लोगों को खास तौर पे बुलाया है वो प्रदेश समिति के सदस्य हैं। वैसे तो प्रदेश समिति के सदस्य बनाने की परंपरा सभी पार्टी में चलती है, लेकिन अभिनव राजस्थान पार्टी में प्रदेश समिति का सदस्य होने का कुछ मतलब निकलेगा, ऐसा हमने सोचा है। प्रदेश समिति के सदस्यों को क्या करना है, उनका क्या दायित्व बनता है, आने वाले समय में पार्टी और राजस्थान के लिए उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। साथ ही हम लोग ये भी बात करेंगे कि आखिर हम अपनी मंजिल तक कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। ये 2-3 बातें हैं। पहला सेशन ये चलेगा, उसके बाद में हम लोग भोजन करेंगे और उसके बाद में हम लोग 2-3 और आवश्यक बातों पर चर्चा करेंगे। ये आज का विषय है। दोस्तों, हम जिस काम के लिए आगे बढ़े हैं 2010-11 से, उस काम का नाम है अभिनव राजस्थान। और आप लोग क्योंकि अब प्रदेश समिति में काम करने वाले हैं, आने वाले समय में आपको अभिनव राजस्थान के बारे में सारी बातें बारीकी से मालूम होनी चाहिए। क्योंकि अगर प्रदेश समिति के सदस्य को ये नहीं पता होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किसके लिए आगे बढ़े हैं, तो पब्लिक में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, संदेश नहीं जाएगा। उनको लगेगा कि जो प्रदेश समिति जो उनकी सबसे बड़ी बॉडी है, उसके लोगों को ही अभिनव राजस्थान के बारे में पता नहीं है, क्या चाहते क्या ये अन्य पार्टियों की तरह कोई पार्टी है जो किसी भी हाल में सत्ता प्राप्त करना चाहती है, या फिर इनका कोई बड़ा उद्देश्य है। तो ये उनको मालूम होना चाहिए और हम इसीलिए मैदान में हैं। आपको सुनकर ये बहुत बड़ी बात लगेगी, लेकिन ये फैक्ट है, सत्य है कि अभिनव राजस्थान पार्टी ने जो प्लान बनाया है इस देश में, ऐसा प्लान आज तक किसी ने नहीं बनाया, सोचा भी नहीं। कई पार्टियां आई हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया है जिस प्लान को भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद वो चाहते थे। ऐसा प्लान किसी ने नहीं बनाया। तो क्योंकि हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं, इसलिए हमको लग सकता है कई बार कि ठीक है यार, ये भी एक पार्टी की तरह चुनाव जीतना हारना चाहती है। ऐसा नहीं। हम लोग एक बहुत बड़े प्लान के लिए निकले हैं और इसका इम्पैक्ट, इसका असर पूरे देश पर होगा। जब उनको समझ में आएगा तब आपको लगेगा कि हाँ, इस प्लान में हम लोगों की मुख्य भूमिका थी। ऐसे ही होता है। तो आपको पता होना चाहिए हमारा प्लान क्या है। हमारे प्लान के 2 हिस्से हैं, अभिनव राजस्थान के 2 हिस्से हैं जो बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आप किसी भी व्यक्ति को, गांव में बैठे किसी महिला या पुरुष को समझा सकते हैं। हमारे 2 उद्देश्य हैं, क्लियर कट। पहला उद्देश्य हमारा है असली लोकतंत्र। असली लोकतंत्र से हमारा मंतव्य, हमारा मतलब यह है कि भारत के किसी भी कार्यालय में, पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यालय में जब कोई नागरिक प्रवेश करे तो उसे लगना चाहिए कि ये मेरा कार्यालय, मेरा। उस ऑफिस में उसकी आवभगत ऐसी होनी चाहिए, उसे लगे कि हाँ, मैं लोक हूं और ये तंत्र है और ये मेरा है, ऐसा लगना चाहिए। आप सब जानते हैं अभी ऐसा नहीं है, भारत के किसी भी हिस्से में नहीं। तो हमारा असली उद्देश्य यह है जिसके लिए हम लोग समर्पित हैं। हम ये ऐसी स्थिति करना चाहते हैं। नंबर 1, असली लोकतंत्र। उसका मतलब यह कि लोग को लगना चाहिए तंत्र मेरा है। जैसे ही वो किसी सरकारी कार्यालय में घुसे, वहां बैठा अधिकारी खड़े होकर उसको नमस्कार करे, नमस्कार साहब, पधारो, बैठो, मैं पानी लिया हूं, ऐसा लगना चाहिए। आज की तारीख में हिंदुस्तान के अधिकतर लोगों को लगेगा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, साहब तो साहब ही होते हैं, क्योंकि वो 1000 साल की गुलामी झेल के आया हुआ व्यक्ति। 1000 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। अब इसको समझाना मुश्किल है कि नहीं, लोकतंत्र का मतलब ये है। इसलिए हम जो काम करने वाले हैं, ये युग बदलने जैसा काम। सरकारी कार्यालयों में सम्मान मिलना चाहिए और फिर सरकारी कार्यालयों में काम तुरंत गति से होना चाहिए। घर पे फोन आना चाहिए, आपका काम हो गया है। ऐसी व्यवस्था हम लोग चाहते हैं।
और हमने डिटेल में इसका प्लान बनाया है, एक एक पॉइंट। राजस्थान में सचिवालय कैसे होगा, जिला मुख्यालय कैसे काम करेगा, पंचायत कैसे काम करेगी, पुलिस कैसे काम करेगी, हॉस्पिटल कैसे काम करेंगे, स्कूलें कैसे चलेंगी, हमने पूरा प्लान बनाया। उस प्लान को जब भी आपको फुर्सत हो तो आप जरूर पढ़ना। प्रदेश समिति के सदस्यों को मैं खास कर कहना चाहता हूँ, सभी पढ़े लिखे लोग हैं। इस पार्टी की खास बात यही है, आप लोग सब परिचय दे रहे थे, खास बात यही है कि इस पार्टी में जो भी है वो विशिष्ट है, एक अलग सी ऊर्जा लेके आया है। वरना अभिनव राजस्थान पार्टी में आता नहीं, वो किसी और पार्टी की लाइन में खड़ा होता। यह आने का मतलब ये कि वो कुछ अलग है, अलग सोचता है, इसलिए ये आया। हम पकड़ के थोड़ी लाए, अपने आप से आए। व्हाट्सएप पर आप अपने ग्रुप में हम डाल देंगे, वो जो 200 पेज का एक संकलन है जिसमें सारी बातें लिखी है, उनको पढ़ना। हमारी स्कूलें कैसी होंगी, हम गाय भैंसों की देखभाल कैसे करेंगे, हम किसानों के लिए क्या करेंगे, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जब भी फुर्सत मिले पढ़ना और फिर लोगों को बताना कि अभिनव राजस्थान जब बनेगा तो गायों की देखभाल ऐसे होगी, बकरियों की देखभाल ऐसे होगी, भेड़ों के लिए ऐसे काम होगा, किसानों के लिए ऐसे काम होगा, बच्चों का ध्यान ऐसे रखेंगे, बुजुर्गों का ध्यान ऐसे रखेंगे, हर चीज़ आपको उसमें मिलेगी। वो पढ़ना जरूर। तो असली लोकतंत्र चाहिए हमको, एक नंबर। फिर हमको असली विकास चाहिए। असली विकास का हमारा मतलब यह है कि ऐसा विकास जो आपको अपने घर में महसूस हो, जो आपको अपनी गली में महसूस हो, आपको अपने गांव में महसूस हो, अपने वार्ड में महसूस हो। आपको लगे, जैसे कोई भी सरकार कहती है हमने 1 साल में ये किया, तो आपको लगेगा हाँ मेरे घर में भी ये काम हुए हैं, मेरे बेटे का ये काम हुआ है, मेरी बेटी का ये काम हुआ है, मेरी माँ के लिए ये हुआ है। आपको लगना चाहिए हमारे घर को भी इससे फायदा हुआ है साल भर में। हम उसको असली विकास कहते हैं। ऐसा नहीं जिसको अखबार में दिखाना पड़े कि देखो 2 साल में मिसाल हमने ये किया, हमको तो पता ही लग रहा है आपने किया नहीं किया। ये जो राजनेता नाटक चला रहे हैं, इस नाटक को हमेशा के लिए समाप्त करना है और ऐसा विकास करना जो हमको महसूस हो। उस असली विकास का हमारा अर्थ क्या है? जैसे हमने कहा असली लोकतंत्र का हमारा अर्थ क्या है कि किसी भी ऑफिस में जाऊं मुझे लगना चाहिए मेरा ऑफिस है। असली विकास का मतलब क्या है? असली विकास का मतलब यह है कि मेरी परिवार की आमदनी हर साल बढ़नी चाहिए। मेरे परिवार की आमदनी 10,000 है, अगले साल 11,000 होनी चाहिए, अगले साल 12,000 होनी चाहिए, 15,000 होनी चाहिए। मेरी आमदनी बढ़नी चाहिए। तो मेरे परिवार की आमदनी कैसे बढ़ेगी? ऐसे बैठे बैठे बढ़ेगी? कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इस राजस्थान की खेती को, राजस्थान के पशुपालन को और राजस्थान के हाथ से होने वाले कामों को बढ़ावा देंगे। उसकी हमने पूरी डिटेल में योजना बना रखी है कि गांव में बैठे हुए दर्जी के लिए हमारी योजना क्या है, गांव में बैठने वाले मोची के लिए हमारी योजना क्या है, जिनके पास जमीन है उनके लिए क्या योजना है, जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए क्या योजना है, ऊँटों का हम क्या करेंगे, भेड़ों का हम क्या करेंगे, भेड़ की ऊन को वापस इंपोर्टेंट कैसे बनाएंगे ताकि भेड़ पालन करने वाला आदमी भी 5-6 लाख रुपए कमा सकता हो। ये सारी प्लानिंग हमने बनाई है। ये सारी प्लानिंग बनाने में 10 साल लगे। अचानक से ख्याल नहीं आ गया कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए। भेड़ के लिए योजना बनाई तो भेड़ पालक के पास बैठ के योजना बनाइए कि यार तुम भेड़ें चराते हो, इसकी ऊन निकलती है, इस ऊन के अगर वस्त्र बनाए तो सर्दी नहीं लगती है, इस ऊन के बने हुए वस्त्र मैं पहन क्यों नहीं रहा हूँ? कहाँ अटक गए हम लोग? पहले तो पहनते थे हम लोग, पहले तुम्हारी बनाई हुई कंबल हम ओढ़ते थे। तो हमारे बीच में कहीं कहीं कोई गैप हो गया है। हमने 10 साल तक उनसे मेहनत करके पूछा ये कैसे उपयोगी हो सकता है। ऊँटों के बारे में हमने अलग अलग तरह की जानकारियाँ जुटाई है कि ऊँटनी का दूध की मार्केटिंग करके हम कितना रुपया कमा सकते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग की है। ऊँट पालकों से मिले, जहाँ जहाँ पर काम कर रहे हैं ऊँटों के लिए लोग, उनसे मिले, उनसे पूछा। तो पूरी योजना हमारे पास तैयार है। हम चाहते हैं कि राजस्थान में रहने वाले हर परिवार की आमदनी बढ़े, हर परिवार, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो अरबपति हो, अरबपति की भी बढ़े। हम लोग वो नाटक नहीं करना चाहते हम तो गरीबों के लिए जी रहे हैं, हम अमीरों में दुश्मन हैं। हमने कहा ये नाटक बेकार है, राजनीति का नाटक है। हम तो चाहते हैं समाज में सभी लोग एक साथ बढ़े, मजदूर की मजदूरी बढ़े, अरबपति का और पैसा बढ़े, खरबपति बने, करोड़पति अरबपति बने। हम सबके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो डिवीजन का बात है, हम तो गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीबों को मुफ्त में ये देंगे, ये करेंगे और अमीरों का हम पैसा काटेंगे, ये नाटकबाजी है जो दोनों पार्टियां, इसको आप साथ इसको बंद कर लेना, स्विच ऑफ कर। तो ये नाटक कर रहे हैं लोग और ये कभी भी गरीबों के लिए कुछ नहीं करते। हम वाकई में गरीबों के लिए कुछ कर डालें।
तो हर परिवार की आमदनी बढ़नी चाहिए। फिर हर परिवार को मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए। 6 प्रमुख सुविधाएं जो चाहिए एक परिवार को, पानी की, बिजली की, सड़क की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, इन सुविधाओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए और इनकी क्वालिटी सुधरनी चाहिए। शिक्षा की सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए शानदार कि राजस्थान का कोई भी बच्चा, कोई भी सिंगल बच्चा ऐसा ना बचे जिसकी प्रतिभा का इस्तेमाल राजस्थान के या देश के हित में ना हो। हम ये मान के चल रहे हैं वो बच्चा उस परिवार का नहीं है, वो बच्चा राजस्थान का है, पर अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है उसका उपयोग होना चाहिए। और हमने इतनी प्यारी योजनाएं बनाई हैं उसके अंदर कि राजस्थान के अंदर कोई भी बच्चा जो कॉलेज में पढ़ने जाएगा तो उस बच्चे को हम लोग 5,000 रुपये हर महीने का देंगे। कोई भी बच्चा कॉलेज जाएगा उसको 5,000 रुपये सरकार देगी। हमने पूरी कैलकुलेशन लगाई, 15 लाख बच्चे कॉलेजों में पढ़ते हैं, 5,000 रुपये देंगे तो कितना सरकार पे भार पड़ेगा। राजस्थान के बजट को हमने राजस्थान के अनुसार लिखा, नए तरीके से लिखा। उनको मिलने वाली सुविधाएं बढ़नी चाहिए, उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए, उनकी सुविधाएं बढ़नी चाहिए, तो परिवार को लगेगा मैं एक अच्छे देश में रह रहा हूं। आज दुनिया में एक देश है जिसका नाम है स्वीडन, एक देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड, एक देश है जिसका नाम है सिंगापुर। क्या है वहां पर? उनको विकसित क्यों कहते हैं? विकसित इसलिए कहते हैं कि वहाँ आम आदमी को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है जिसके हम सपने देखते हैं। तो वहाँ कैसे उपलब्ध है? स्वीडन में उपलब्ध है, राजस्थान में क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ का पूरा प्रशासन वो जनता के हित में काम कर रहा है। उसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। जब हमारे यहाँ राजस्थान में जितनी भी इनकम है वो सारी इनकम इकट्ठी करके हम लोग जनता के कल्याण में लगा देंगे तो क्या होगा? सुविधाएं अपने आप बढ़ जाएगी। एक तो तरीका यह है, या फिर उसमें से ज़्यादा पैसा नेता और अफसर इकट्ठा कर लें, पूंजीपति इकट्ठा कर लें, सुविधाएं कम हो जाएंगी। खेल क्या है? जो युवा है खासकर आप समझना है, ये खेल क्या देश का एक ही खेल है। 100 रुपये हैं आपके पास, इस पूरे देश को आप मान लो 100 रुपये हमारे पास कुल है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 100 रुपये का 101 नहीं हो सकता, 99 भी नहीं हो सकता। रिजर्व बैंक इसका ध्यान रखती है कि इस देश में कितने रुपए हैं। इतने रुपए तो हमारी जेबों में पड़े, इतने रुपए बैंकों में पड़े, ये टोटल रुपया है। अब ये रुपया घूमता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमता है। व्यवस्था ऐसी हो कि ये रुपया कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठा ना हो जाए, ऊपर ना चला जाए। अगर कुछ लोगों के हाथ में रुपया इकट्ठा होने लग गया ऊपर, तो नीचे क्या बचेगी? गरीबी और बेरोजगारी। और कोई सिद्धांत नहीं है, इकोनॉमिक्स इतनी है भारत की। ये पैसा अगर कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठा हो गया तो युवाओं को बेरोजगारी सहन करनी पड़ेगी, जैसा इन दिनों चल रहा है। हम रेलवे बंद करेंगे, क्या होगा? नौकरियां खत्म हो जाएंगी। सरकारी नौकरी है, कितने रुपए की है? 35,000 की। अगर वो प्राइवेट एजेंसी रेलवे को ले लेगी तो क्या होगा? नौकरी मिलेगी 5,000 की, पेंशन मिलेगी नहीं, सुविधाएं मिलेगी नहीं, और वो मजबूर आदमी की तरह काम करेगा। तो हमारे देश में जो संविधान लिखा था उसमें यह कहा था स्पष्ट रूप से, इस देश को समाजवादी तरीके से चलाना है। समाजवादी तरीके का मतलब क्या है? इस देश में जितने भी संसाधन हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आए, कुछ लोगों के हाथ में धन इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ऐसा संविधान उन्होंने लिखा क्योंकि उनको मालूम था कि देश आजाद होते ही कुछ शक्तियां कोशिश करेंगी कि हम पैसा इकट्ठा कर लें, नेताओं को अपनी जेब में रख लें, सारी योजना अपने पक्ष में कर लें, पैसा हमारी जेब में आ जाए। कोशिश तो करेंगे। तो संविधान में लिखा कि नहीं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पैसा कुछ लोगों के पास इकट्ठा ना हो जाए। लेकिन संविधान के अनुसार शासन चल नहीं रहा। उसके कारण से इस देश में बेरोजगारी है, उसके कारण इस देश में गरीबी है। हम लोग अभिनव राजस्थान में गारंटी देंगे कि 5 वर्षों में हम ऐसी स्थिति ला देंगे कि स्टूडेंट्स कहेंगे कि नहीं अभी हमारा काम करने का मूड नहीं, हम कहेंगे जॉब है, नौकरी करो, वो कहेंगे नौकरी करने का मूड नहीं। मित्रों, आपने समय नहीं देखा होगा, इंद्र सिंह जी ने समय देखा है, इन्होंने समय देखा है। सन 65-70 तक स्थिति इस देश में ऐसी थी। 65-70 तक कोई भी व्यक्ति अगर 10वीं पास था तो उसके लिए जॉब तैयार था इसी देश में। अगर कोई 10वीं पास था, 8वीं पास ही समझ लो, जॉब था, तैयार था। कोई ये नहीं कह सकता था 10वीं पास हूं, बेरोजगार हूं। मतलब इस समाज में जो भी पढ़े लिखे थे उनके लिए नौकरी तैयार थी। आज ऐसी स्थिति क्यों आ गई? कोई बच्चा कहता मैं बीएससी हूं, उसको जॉब नहीं मिल रहा। कोई कह रहा मैं एमटेक हूं, इंजीनियरिंग की डिग्री कराऊं और मेरे पास जॉब नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों आई?
ये समझनी चाहिए। एक ही कारण से स्थिति आई है कि इस देश का पैसा धीरे धीरे ऊपर खिसकता जा रहा है। पहले नहीं खिसका था, देश नया था, देश में बन रहा था पैसा, नए नए ये उद्योग खोलो, ये खोलो, सरकारी ऑफिस खोलो, नौकरियां दे रहे थे। फिर इन्होंने इसको बंद किया और पैसे को धीरे धीरे कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठा करना शुरू किया। इस कारण से बेरोजगारी, ये बात इस देश के युवाओं को समझनी चाहिए और अभिनव राजस्थान के साथियों को, इस देश के लोगों को समझाना चाहिए बेरोजगारी का कारण क्या है। और ये जो गैप पड़ा हमारे बीच में, ये गैप हमको परेशान कर रहा है। हमारी आमदनी और ये जो बाजार का खर्चा है, इसके बीच का गैप हमको परेशान कर रहा है। मैं जब गांवों की मीटिंग में होता हूं तो उनको समझाता हूं। 1970 में अगर मेरे पास में 1 बोरी अनाज है, यानी 1 क्विंटल अनाज है, बाजरी या गेहूं, तो उससे मैं 1 डीजल का ड्रम खरीद सकता था। डीजल का एक ड्रम, डोल 1 बोरी में खरीद सकता था। आज मेरे पास अगर 1 बोरी अनाज है तो मैं डीजल का ड्रम नहीं खरीद सकता। और आप कैलकुलेशन करिए कि डीजल का जो ड्रम भरवाना है तो आपको कितना बोरी खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास जो आमदनी है और उसके अगेंस्ट में जो खर्चा खड़ा उसमें फर्क है। ऐसा उदाहरण है। ये अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि इस देश की हालत खराब क्यों होती जा रही है। तब 1 बोरी आपका अनाज होता था, 1 तोला सोना आता था, उसमें 1 तोला सोना आता था 1970 में। आप बुजुर्गों को पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। हाँ, 1 बोरी होने का मतलब 1 तोला सोना, 5 बोरी का मतलब 5 तोला सोना। आप सोचो, सोना 30,000, 35,000, 40,000, बोरी वही 1,500 रुपये, 2,000 रुपये अटक रही है, वो भी बेचना अपने हाथ में नहीं। ये जो गैप पड़ा ना, इस गैप ने पूरे भारत को, राजस्थान को दुखी कर रखा है। अभिनव राजस्थान उस गैप को मिटाना चाह रहा है, भरना चाह रहा है वापस। कैसे भरेगा? इस तंत्र को लोग के लिए समर्पित कर देगा। अब कई लोग कहते हैं साहब सरकारी मशीनरी चलेगी नहीं। आप कह रहे हैं बातें सरकारी चलाओ, सरकारी चलेगी नहीं। उसका प्रचार इतना हो गया कि सरकार निकम्मी होती है, सरकार में काम करने वाले निकम्मे होते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक कंपनी जो जनता की है भारत में, जिसको जनता चला रही है, सरकार नहीं चला रही है, जनता चला रही है, इसके बावजूद भी वो कंपनी दुनिया की मानी हुई कंपनी बन गई है। उसका नाम है अमूल। अमूल जो है वो क्या है आपको समझना चाहिए। अमूल एक डेयरी की यूनियन है। गुजरात में एक जिला, उसका नाम है आनंद। तो आनंद के जो मिल्कमैन है, आनंद मिल्कमैन यूनियन लिमिटेड, अमूल ऐसा नाम है, वहां के दूध वालों की यूनियन है। आनंद जिले में जितने भी लोग दूध बेचते हैं उनकी यूनियन है, सहकारी संस्था है, जिसका सपना गांधी जी ने देखा था कि देश सहकारी संस्थाओं की तरफ चलना चाहिए तो सबके पास पैसा रहेगा। अमूल में जो भी फायदा होता है, यानी अमूल का हम बटर लाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, जो भी फायदा होता है वो सारा फायदा सबकी जेब में जाता हुआ। सहकारी है, 1 साल का बैलेंस शीट निकलेगी, कितना फायदा हुआ कि 500 करोड़, 1000 करोड़, वो उनके सारे मेंबर्स के उसमें जेब में बढ़ जाएगा। तो आनंद जिला कभी आप देख के आना, उस दूध की कंपनी के कारण आनंद जिले में लगभग हर परिवार आराम से रहता है, खूब पैसा है। हम लोग अभिनव राजस्थान को अमूल के फॉर्मूले में चलाना चाहते हैं। अगर बाबा रामदेव नाम का एक व्यक्ति एक कंपनी खड़ी कर सकता है, चला सकता है, तो राजस्थान के लोग क्यों नहीं चला सकते? और हम लोग क्या बंद कर दिए? हम लोग उसी फॉर्मूले पर इस राजस्थान को चलाना चाहते हैं। अभिनव राजस्थान का मतलब यह है, हमारा टारगेट बहुत सिंपल है, हमें हमारे परिवारों की आमदनी और सुविधाएं बढ़ानी। और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को साइड में हटाना और नया सिस्टम बनाना। हम बार बार नारा देते हैं नल बदलने से कुछ नहीं होगा, पाइपलाइन सड़ी हुई है। लोग कहते हैं कभी बीजेपी, लोग कहते हैं कभी कांग्रेस, नेट रिजल्ट निराशा। क्या कारण है? सिस्टम सड़ा हुआ है। हम नया सिस्टम बना रहे हैं, बना दिया हमने, तैयार कर दिया। तो आपको नए सिस्टम में क्या होगा? जैसे सपोज करो पुलिस है, अभी पुलिस जिस सिस्टम से काम कर रही है वो हमको अच्छी नहीं लग रही है। थाने में जाते हुए अजीब सा लगता है, थानेदार जी ठीक से बात नहीं करते हैं, ठीक से कंप्लेंट नोट नहीं करते हैं, गरीब आदमी को डर लगता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस रहे उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया कि हम लोग न्याय नहीं कर पा रहे। अभिनव राजस्थान पुलिस कैसी होगी? अभिनव राजस्थान की पुलिस सबसे पहला काम ये करेगी, FIR घर पे जाके नोट करेगी।
अभी हमको एफआईआर थाने में जाके करानी पड़ती। अभिनव, राजस्थान में फ़ोन करने की ज़रूरत है आपको कि मेरे साथ मारपीट हो गई है और मैं यहाँ रहता हूँ, पुलिस आपके घर पे आएगी, एफआईआर वहीं पे नोट करेगी, गवाहों के बयान वहीं पे लेगी और हर 7 दिन में आके आपको घर पे आके बताएगी कि आपके केस में क्या हुआ। तो जब हमने ये योजना बनाई तो लोग तो अपोजिशन करेंगे, वो कहेंगे ऐसे पुलिस सबके घर पे घूमती रहेगी तो अपना काम कब करेगी। तो हमने राजस्थान के सारे थानों का एवरेज लिया कि आपके थानों में एफआईआर कितनी लॉज होती है रोज। ऐसा तो नहीं कि रोज कोई 100 एफआईआर लॉज होती है, किसी थाने में 1 एफआईआर लॉज होती है, किसी में 2 होती है। हमने वो डेटा दिया कि 1 या 2 एफआईआर के लिए तो आपकी गाड़ी जानी चाहिए उसके घर पे, आप तो बने ही उनके लिए हो, उनकी सुरक्षा के लिए तो तंत्र बना हुआ है। जब मेरी सुरक्षा ये तंत्र नहीं कर पा रहा तो पुलिस का मैं क्या करूंगा। तो हमने हमारी जो पुलिस बनाई, अभिनव पुलिस, वो इस तरह से बनाई है और उसमें यह भी ध्यान रखा कि पुलिस में जो काम करने वाले लोग हैं वो 8 घंटे से ज़्यादा काम ना करें। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में थाना चलेगा। बस 8 घंटे हो गए आप घर जाके मौज करो, 8 घंटे हो गए आप घर जाके मौज करो, लेकिन 8 घंटे में आप जनता के लिए काम करो। जनता को लगना चाहिए कि मेरी पुलिस है, मैं फ़ोन करता हूँ मेरी पुलिस। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो विश्व के जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर ऐसा ही होता है। वहाँ कोई छोटे से बच्चे का गलती से नंबर लग जाए, पुलिस को गलती से नंबर लग जाए तो पुलिस भागी भागी दरवाजा पाती है, क्या हो गया बेटा, कैसे फ़ोन किया। जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ तंत्र ऐसे ही काम करता है। क्योंकि भारत में और राजस्थान में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए हमको ये बात आज भी अजीब सी लगती है कि अगर पुलिस इस तरह से काम करेगी तो क्या क्या कैसे होगा काम। अभिनव राजस्थान उस स्थिति को राजस्थान में लाना चाहता है। अब आप लोग जो प्रदेश समिति के सदस्य हो, आप लोगों को अच्छे से मालूम होना चाहिए, ये बातें मालूम होना चाहिए हम चाहते क्या हैं, हमारा सपना क्या है। बीजेपी कांग्रेस के लोगों की तरह बात नहीं करने का, आप बीजेपी में क्यों, वो फलान जी के साथ आगे थे, एक बार ज्वाइन कर ली थी इसलिए हैं। उनको पूछो तो भी कोई पार्टी का कोई विचारधारा, देश आगे बढ़ाने का कोई प्लान है, नहीं मोदी जी है ना इसलिए देश आगे बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा कोई बताया उन्होंने, नहीं वो नहीं बढ़ाया लेकिन बढ़ जाएगा, बढ़ा देंगे आगे। हमें ऐसे नहीं रहना कि हम तो अशोक जी के साथ हैं, कि हम तो पहले से ही कांग्रेस के साथ हैं। क्यों हो कांग्रेस, क्या चाहती है देश का ये नहीं पता, लेकिन हम परंपरा से कांग्रेस ही हैं। हमें ये परंपरा से अभिनव राजस्थान वाले नहीं बनना है कि एक बार जुड़ गए साहब इसलिए कहाँ जाए। हमें आंखें खुली रखनी है और हम चाहते हैं पब्लिक को वो हमारी बातों को आंखें खुली रख के परखे और फिर विश्वास करें। हम लोग अंधविश्वासी लोग खड़े नहीं करना चाहते कि साहब हमें विश्वास है आप अच्छा ही करोगे, आपके साथ हैं। हमसे सवाल पूछो भाई कैसे साथ हो। जैसे मैंने कहा हम चाहते हैं ऊँटों से इनकम बढ़ जाएगी, तो आप मानो नहीं ऊँटों से कैसे इनकम बढ़ जाएगी, हमें बताओ। हम संतुष्ट होंगे तब हमें लगेगा हाँ ऊँटों से इनकम बढ़ जाएगी। हमें इस तरह के जागरूक लोग राजस्थान में खड़े करने, उसके लिए खुद को जागरूक होना पड़ेगा। पहले हम खुद जागरूक नहीं होंगे दूसरों को क्या जागरूक करें। यह हमारी है धारणा असली लोकतंत्र और असली विकास की। अब प्रदेश समिति के सदस्य के तौर पे आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आपकी 5 जिम्मेदारी बनती है। मैंने ग्रुप में लिखा भी था, आपको मैं समझा देता हूं। देखो मैं ये चाहता हूं कि 2023 की विधानसभा में आप जैसे होनहार लोग बैठे, आप जैसे होनहार लोग बैठे और राजस्थान की जनता को लगे उस विधानसभा को देख के ये मंदिर है, इसमें जो पुजारी बैठे हैं वो हमारी भक्ति सही भाव से कर देंगे, ऐसा लगना चाहिए। आप सबके अंदर छोटा मोटा नेतृत्व होता है, लेकिन क्या उसका विकास नहीं होता है और दबा रह जाता है। और कुछ लोग जो नेतृत्व करना नहीं जानते वो अपने स्वार्थों के लिए लोगों को इकट्ठा करके जीत जाते हैं। यही फर्क है उनमें हम में। हमको हमारे अंदर छुपे हुए नेता को निकालना है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभिनव राजस्थान पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं वो माहौल बनाने की। देखो पिछली बार आप लोगों ने चुनाव लड़ा, 62 लोगों ने अभिनव राजस्थान पार्टी के बैनर से चुनाव लड़ा, नहीं जीते कोई बात नहीं, वोट नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर एक हौसला पैदा हो मैं एमएलए का मटेरियल हूं। एमएलए का मैं विश्वास से कह रहा हूं, उसके पहले आपने सोचा भी नहीं होगा पार्षद का भी चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस में कोई जगह है नहीं। किसी ने नहीं सोचा होगा हम पार्षद का भी लड़ सकते हैं क्या, वो भी टिकट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। वो सारी की सारी दुकानें फिट हो गई हैं, इतना बुरा हाल उनका हो गया। आप सोचो, आप देखो कि प्रधान का चुनाव हुआ, नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव हुआ, अगर आप बीजेपी कांग्रेस के अगर सदस्य हो अच्छी बात है, टिकट मिल जाएगा, जीत जाओगे,
लेकिन चेयरमैन के दावेदार आप नहीं हो। चेयरमैन का दावेदार बीजेपी में वही होगा जिसके पास पैसे होंगे 1 करोड़। प्रधान का दावेदार वही होगा जिसके पास 1 करोड़। आपको साहब मैं तो 30 साल से पार्टी को सींच रहा हूँ, वो बढ़िया बात है ना, पार्षद हो ना, बैठो। चेयरमैन के दावेदार तुम नहीं हो, चेयरमैन के दावेदार सिर्फ पैसे वाला। इतनी बुरी हाल, इतना बुरा हाल इन पार्टियों के अंदर हो गया कार्यकर्ताओं का। हमें उस रास्ते पर नहीं जाना। इसलिए कई बार हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि क्या करें, पैसे वाले कैंडिडेट ढूंढ लें, जिनके पास खूब पैसा हो, 4-4 स्कॉर्पियो, उनको ढूंढ लें क्या? हम कहते नहीं, हमें उनसे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं साधारण परिवारों के लड़के जिनके पास मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, वो हमारे एमएलए बने। तो वो कैसे बनेंगे? मजाक में तो बनेंगे नहीं, हम ऐसे ही फार्म बना दें उससे बनेंगे नहीं। उसके लिए हमको योजना बनानी पड़ेगी। और ये 2021 उस योजना का साल है। 2021 उस योजना का साल है। 2021 में हमको राजस्थान में ऐसी स्थिति पैदा करनी है कि जनता को विश्वास हो जाए कि ये फक्कड़ लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं। और जब ये फक्कड़ लोग चुनाव जीतना शुरू कर देंगे, उसके बाद में राजस्थान की जनता 2022 में मूड बनाएगी और 23 में आपको वोट करेगी। अपनी ये सोचेंगे अभी तो ठीक है, टाइम पास हो रहा है, अभी लोग राजस्थान में जुड़े हुए हैं, और 2023 में फॉर्म भरेंगे, जीत जाएंगे, नहीं जीते। मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, मैं अकेला भागता रहूंगा, दौड़ता रहूंगा, कुछ नहीं होगा। मैं अगर राजस्थान में 150-200 लोगों को जोड़ रहा हूं, 500 लोगों को जोड़ रहा हूं, 10 लोगों को जोड़ने की तो आपकी भी क्षमता होनी चाहिए। अगर आप एमएलए बनना चाहते हैं तो कुछ लोगों को जोड़ने की क्षमता चाहिए। अपने घर का काम करो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब भी फालतू समय मिले तो आप लोगों को जोड़ो। कैसे जोड़ो? बातचीत करके जोड़ो। अस्पताल में भर्ती है, जाके उससे मिलो, तभी जुड़ेगा आदमी आपसे मानसिक रूप से। हम तो इनके साथ जाएंगे, मैं अस्पताल में भर्ती था, वो और कोई नहीं है, ये आदमी मेरे से मिलने आया। उसके घर में कोई फंक्शन है, उसकी सहायता करिए। जीवन में कुछ ऐसे लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए जिससे लगे ये आदमी नेता है, ये कहेगा वहां हम जाएंगे साथ। आपके अंदर का नेतृत्व बाहर निकले, ये मैं चाहता हूं। और ये काम अभी से शुरू करना है। आपको याद होगा 2017 में हमने पुष्कर में मीटिंग की थी, तब हमने पूरे राजस्थान से बुलाया था लोगों को। मैंने एक ही सूत्र दिया था, अगर आपको एमएलए बनना है तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 200 परिवार ऐसे होने चाहिए जो ये कहें कि भले ही हमारा वोट हार में जाएगा लेकिन हम इसको देंगे। 200 परिवार तैयार होने चाहिए। लेकिन 2017 में उस बात को लोगों ने गंभीरता से लिया नहीं। फिर 2018 में चुनाव आ गया, हम लोगों ने जा जाके फॉर्म भर दिए। लोगों ने कहा यार आप लेट आए, आपका हमारे को पता ही था आप चुनाव में खड़े भी होगे, आपका नाम ही नहीं सुना। क्योंकि 2017 से 18 के बीच में जो मेहनत करनी चाहिए थी वो हमारे साथियों ने नहीं की। जज्बे में कमी नहीं थी, लेकिन फील्ड में जाके खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैंने ऐसी योजना बनाई है कि आपके घर का काम डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि हम सारे लोग ऐसे हैं जो परिवार का संघर्ष झेल रहे हैं, कैसे करके अपने परिवार को संभाल रहे हैं। तो रात दिन उन नेताओं की तरह खादी पहन के हम घूमेंगे, ये संभव नहीं है कि स्कॉर्पियो लिया सुबह शाम घूमने निकल गए, वो संभव नहीं है। मैंने एक ऐसी योजना बनाई है जिस योजना पर अगर आप चलते हैं तो 2021 के अंदर दिसंबर आते आते हमारे संगठन को लोग मान लेंगे कि ये संगठन कामयाब होने वाला, और ये हमारा अपना संगठन, लोगों के दिमाग में भावना है। आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, आपको अपने मोबाइल का सदुपयोग करना शुरू करना है। अभी आप जितना भी उपयोग ले रहे हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप से ले रहे हैं, दुनिया भर का कचरा है, उसको दिमाग में डाल रहे हैं, उसको उगल रहे हैं। हमें वो लोग नहीं बनना है जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आ रही जानकारियां हैं उनको उगले, उनकी जुगाली कर रहे हैं, जो आ गया उसको जानकारी मान रहे हैं। हमें अभिनव राजस्थान की जानकारी को ओरिजिनल रूप में लोगों के सामने डालना है। होना ये चाहिए कि हमारी जानकारी को वो लोग महत्व दें, हाँ यार ये कोई बात है, नहीं ये मैं चाहता हूँ। सोशल मीडिया का केवल आधा घंटे 1 घंटे हमको उपयोग करना, दिन भर इस व्हाट्सएप से, फेसबुक से माथापच्ची नहीं करनी अगर आपको लीडर बनना है। अब आदतें तो हो गई है, चाय की तरह, गुटखे की तरह आदत हो गई, दिन भर आदमी टिक टिक करके इसको देखता रहता है। हमें उस आदत को छोड़ना है और हमें केवल आधा या 1 घंटे इसका उपयोग करना है। उपयोग करते समय एक ही ध्यान रखना, जैसे अर्जुन को ध्यान था मुझे मछली की आंख दिखाई देती है, आपको एक ही ध्यान होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसी बात लिखूं, मैं कुछ ऐसा बर्ताव करूं कि मेरे आसपास के जो लोग हैं उनके मन में मेरे प्रति अच्छा भाव पैदा हो। मैं दुश्मन पैदा ना करूं, मैं मित्र पैदा करूं। तो मैं सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहता हूं
केवल आधा या 1 घंटे के लिए। किसके लिए? अभिनव राजस्थान के लिए। बाकी समय में क्या करें? बाकी समय में अपने घर का काम करना है, और घर का काम भी मजबूती से करना है। नेता बनने का ये मतलब नहीं कि हम घर की तरफ से फ्री हो गए। घर का जो भी काम है उसको मजबूती से करना। अभिनव साथी बनने का मतलब यही है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ पूरा समर्पित होकर कर रहा हूँ। घर वालों को लगना चाहिए, घर वालों को भी लगना चाहिए कि यार ये घर का काम बहुत शानदार तरीके से करना। छोटा काम हो चाहे बड़ा काम, मजे से करें। तो 7-8 घंटे अपन घर का काम करें, 1 घंटे के लिए अभिनव राजस्थान को दें। ये आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाना चाहिए। ऐसा कोई दिन जाना नहीं चाहिए तो आपको लगे कि आज मैंने अभिनव राजस्थान की कोई न कोई बात लोगों तक नहीं पहुंचाई है। ये मैं कह रहा हूं प्रदेश समिति के सदस्यों के लिए कि आपकी वॉल या व्हाट्सएप देखते ही मालूम चल जाना चाहिए कि आपने ये बात लोगों तक पहुंचाई। कब पहुंचाओगे? जब आप पहले पढ़ोगे, पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश। दूसरी बात, महीने में 1 दिन प्रदेश समिति के सदस्यों को देना ही होगा किसी एक स्थान पर आने के लिए। पूरे महीने में 29 दिन आप अपने घर का काम करो, लेकिन 1 दिन के लिए जब अभिनव राजस्थान पार्टी कहती है कि फलां जगह हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, प्रदर्शन करना है, धरना देना है, उस दिन के लिए आपको आना ही है। केवल 1 दिन, मैं महीने में 5 दिन भी नहीं चाहता। सपोज करो हम जोधपुर में सोच रहे हैं कि खेजड़ली को विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए, तो आपको आह्वान कर दिया इस तारीख को आपको आना, तो वो 1 दिन महीने का आपको बचा के रखना। इस पूरे संभाग के हमारे साथी आ जाए, साथ में 4-4, 5-5 लोगों को लेकर आ जाए। सुबह से शाम रहेंगे, 10 बजे से 5 बजे तक रहेंगे, 5 बजे आप अपने घर चले जाए। आपका 1 दिन जो ये दिया हुआ है ये पब्लिक माइंड में बहुत बड़ा असर करने वाला है। लेकिन कब करेगा? जब हम संगठित रूप से इकट्ठे होकर और एक साथ एक ही आवाज बोलेंगे कि हम लोग चाहते हैं खेजड़ली को विश्व धरोहर का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 लोग आ गए, मेरे काम हो गया। कई लोग कहते हैं एक परिवार में विवाह समारोह इसलिए मैं नहीं आ सकता। मैं अच्छे से जानता हूं परिवार में विवाह समारोह में वो आदमी कुछ भी काम नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि वो आदमी वहां पर कोई व्यवस्था में लगा हुआ, व्यवस्था में नहीं लगा हुआ, केवल एक बहाना है। हमें उस राजस्थान के क्लासिकल बहाने से बचना है। हाँ, आपकी भांजी की शादी है, आपकी भतीजी की शादी है तो समझ में आती है, परिवार में ऐसा रिश्तेदारी में एक शादी है, तो अभिनव राजस्थान पार्टी को उस शादी से महत्वपूर्ण आपको समझना है अगर आपको भविष्य का नेता बनना। तो सर करण साहब पधारो, इधर आ जाओ सर, सर उधर से घूम के आ जाओ, ऐसे आप आई जाओ। आपको मान के चलना है कि अगले 3 साल के लिए शादियां एक तरफ, अभिनव राजस्थान पार्टी एक तरफ। सर यहाँ इस तरफ आ जाओ। आज भी मुझे किसी सदस्य ने कहा कि मैं आ नहीं पाऊंगा। मैंने पूछा कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि कहीं एक कार्यक्रम में उसमें कोई एमएलए और मिनिस्टर आए हुए हैं, वहाँ जाना आवश्यक है। प्रदेश समिति के आप सदस्य हो, आपको लगता है कोई एमएलए वगैरह, अभी भी आपको एमएलए इंपॉर्टेंट लगता है, किसी एमएलए कार्यक्रम में आपको जाना, तो आप कैसे एमएलए बनोगे? जब आप पिछले को बनने की इस दौड़ में चलते रहोगे तो एमएलए कैसे बनोगे? आपको तो अपना मुकाम बनाना, मैं तो खुद इंपॉर्टेंट आदमी हूं। तो आपको 1 दिन देना है पार्टी के लिए, फिर महीने में आर्थिक सहयोग देना पार्टी को, आर्थिक सहयोग देना, उससे पार्टी चलेगी, उसके बिना पार्टी चलेगी नहीं। आज ये कार्यक्रम हो रहा तो खर्चा होगा इसको। अब इसमें हम एक आदमी को कहते हैं भाई सुरेंद्र जी आप खर्चा करो, तो अगली बार में क्या होगा, सुरेंद्र जी कहेंगे वैसा हम प्रोग्राम में कराने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन हमारे 100 रुपये, 200, 400 रुपये जो हम देते हैं महीने के, उससे इस तरह के कार्यक्रम हो जाएंगे और किसी एक आदमी पे जोर भी नहीं पड़ेगा। रुपए कितने देने हैं? मैंने छूट कर रखी है, 100 रुपये तो देने हैं। 100 रुपये के ऊपर आपकी जो भी क्षमता है वहां तक दे सकते हैं, 100 रुपये तो देने। अब 100 रुपये आज की तारीख में ऐसी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है कि कोई मजदूर है वो भी दे दे, 500 रुपये मजदूरी के मिलते हैं उसको रोज के, वो भी दे दे। तो हमने 100 रुपये इसलिए रखा, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में सब लोगों का मान सम्मान बराबर रहे। कल को ऐसा नहीं हो साहब हमारे यहाँ पैसे वाले मेंबर है सारे, जो 1000 रुपये 5000 दे सकते हैं वही मेंबर है, हमें इस तरह की पार्टी नहीं बनानी। तो हमारे साथ जो सक्षम लोग हैं वो ज़्यादा पैसे दे दें, जिनको लगता है कि यार मेरे पास तो 100 रुपये ठीक ठाक 100 रुपये दे दे, लेकिन नियम से वो पैसा डालना। ये तीसरी शर्त। एक शर्त है आपका आचरण, आपका व्यवहार, लोगों को लगना चाहिए कि अभिनव राजस्थान का आदमी यार, ऐसा लगना चाहिए। समाज को बांटने वाली कोई भी हरकत उसका सहयोग नहीं करना। समाज को बांटने वाली कोई भी हरकत नहीं करनी है किसी भी नाम से।
जाति के नाम से बांटना चाहते हैं, अपने को उसमें नहीं पढ़ना। आप किसी जाति से संबंधित हैं, उस जाति का प्रोग्राम हो रहा है, खुशी से भाग लीजिए। उस जाति के साथ कुछ हुआ है, खुशी से आप उसके अंदर आंदोलन में भाग लीजिए। लेकिन किसी दूसरी जाति के खिलाफ जहर उगलने का काम ये अभिनव राजस्थान पार्टी के किसी सदस्य को नहीं करना। अपने कार्यक्रमों में जाओ, समाज के सब कार्यक्रमों में जाओ, राज्य खुशी जाओ, सहयोग करो। कोई भवन बन रहा है समाज का, उसमें सहयोग करो, आगे रहो। बच्चों का कोई प्रतिभा समारोह हो रहा है तो उसमें आगे रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको समाज को बांटने वाली बातों में रुचि नहीं लेनी, हिंदू मुस्लिम में कोई रुचि नहीं लेनी। आप हिंदू हैं, अच्छी बात है, जाओ मंदिर जाओ, आराम से शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। मुस्लिम है, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये जो बचकानी बातें हैं, जहरीली बातें हैं, उनके अंदर नहीं पढ़ना। उन्होंने पहले से हमारे देश को बहुत बर्बाद कर दिया, उसमें नहीं पढ़ना। हमको एक ही बात करनी है कि हमारे लिए समाज के सभी परिवार हमारे परिवार हैं, ब्राह्मण से लेकर हरिजन तक सारे हमारे परिवार हैं। हम इन परिवारों के अच्छे के लिए काम करना चाहते हैं। ये भावना हमारे अंदर ठोस तरीके से भरी होनी चाहिए। आपको एक बात बता दूं, ये राज की बात है। कई बार क्या होता है, आपको खुद को विश्वास नहीं होता कि मैं क्या हूं, खुद को नहीं लगता। पिछले 10 सालों में आपने अभिनव राजस्थान, अभिनव राजस्थान, अभिनव राजस्थान इतनी बार दोहरा दिया इस राजस्थान में कि राजस्थान के जितने भी लोग जागरूक हैं, जो बाहरी दुनिया का ध्यान रखते हैं, लगभग लोगों को पता है कि अभिनव राजस्थान पार्टी नाम की कोई चीज है, सबको पता है। और उनका ध्यान भी है, बस वो एक ही चीज देखते हैं, क्लिक करेगी कि नहीं करेगी, ये चुनाव जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, वो शंका उनके दिमाग में रहती है। बाकी सब लोग आपको जानते हैं। कई बार वो आपकी परीक्षा लेंगे, आप किसी पार्टी है, नाम सुन लो कोई, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। अरे अपन तो कोई जाने कौन, लोग ये कहेंगे नाम सुना हुआ नहीं है, फिर कुछ कहेंगे लोग इसके बारे में नहीं जानते। मैं तो जानता हूं, लोग इसके बारे में नहीं जानते, आपको निरुत्साहित करने के लिए बातें करेंगे। मैं परसों एक जगह था चूरू जिले में, एक सज्जन जो ठीक ठाक राजनीति में हस्तक्षेप रखने में मिले, मेरी गाड़ी के ऊपर स्टिकर देखा उन्होंने और ये कहा कि किसी पार्टी है। मैं कहा नहीं है, अपने को बिल्कुल हम्बल रहना, नहीं है साहब। नाम सुने को नहीं, मैं कहा सुन लोगे, धीरे धीरे सुन लोगे, बीजेपी का सुना, हमारा भी सुन लोगे। मैंने उनसे बहस नहीं की, नहीं हम तो वो पार्टी है, हम तो ऐसी ही नई पार्टी है, घूम रहे हैं बच्चे, प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने चाय मंगाई, हमने चाय पी, कि यूँ तो मारो भतीजो लाल निवार खांगड़ी पार्टी में घिरे हो। आप सोचो यार, उनका खुद का भतीजा इस पार्टी के प्रचार में घूम रहा है, वो कह रहे हैं नाम सुने कोई, सब परीक्षा ले रहे हैं आपकी, पब्लिक सारी जानती है। जोधपुर की गली गली में आपने कागज पहुंचा दिया अभिनव राजस्थान पार्टी, लोगों को समझ में भी आ गया कि राजस्थान तो एड वजन मजा आवे। लेकिन ये हो नहीं पाए क्योंकि एक तो उनका खुद का कॉन्फिडेंस लूज है, फिर वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कर नहीं पाएंगे। जिस आदमी का खुद का कॉन्फिडेंस लूज होता है ना, वो दूसरे पे विश्वास नहीं करता। खुद पे जिसको विश्वास नहीं, दूसरों पे कैसे विश्वास करेगा? उस स्थिति से राजस्थान गुजर रहा है। उससे बाहर निकालने का काम हमारी प्रदेश समिति के सदस्यों को है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, छोटी जिम्मेदारी नहीं। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, अभी तक भारत में किसी ने भी नहीं सोचा है। अब कई बार हमको लोग कहते हैं अपनी बातें और आम आदमी पार्टी की बातें एक जैसी नहीं लगती क्या आपको? तो बात वही घूम फिर के आती है, आधी अधूरी जानकारी। जैसे 2014 से पहले लोगों ने कहा गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। तो मैं लोगों से पूछता था क्या है गुजरात मॉडल? नहीं, बढ़िया है मॉडल, बढ़िया, गुजरात में विकास खूब हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कभी आप गुजरात गए इन सालों में? बोल गए नहीं, लेकिन सुना है गुजरात में बहुत विकास हुआ। आपने जाकर कोई गुजरात की स्कूल देखी है, अस्पताल देखा सरकारी, उनकी स्थिति बेहतर है? नहीं, गया नहीं, लेकिन सब कहते हैं बढ़िया बढ़िया है, गुजरात में विकास मॉडल है। ऐसे प्रचार कर करके कुछ मॉडल को दोहराया जाता है। किसी ने मुझे कहा कि आम आदमी पार्टी और हमारी बातें एक जैसी है। तो मैंने कहा 5 ऐसी बातें बताओ जो आम आदमी पार्टी ने कही है और जो हम कह रहे हैं। 5, केवल 5 बातें बता दो कि वो भी ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं। खाली लगती एक जैसी है कौन सी 5 बातें? वो कहते हैं हम राजनीति को बदलना चाहते हैं। हम तो कहते ही नहीं राजनीति को बदलना चाह रहे, हम तो कहते राजनीति को हटाना चाह रहे हैं। राजनीति को बदलेगी क्या? राज की नीति को क्या बदलना? जैसे हम सट्टेबाजी को बदलना चाहते हैं, सट्टेबाजी है, ऐसे कराओ, चाहे कंप्यूटर पे कराओ, सट्टेबाजी।
सट्टेबाजी की बीमारी, कोई कहते वेश्यावृत्ति को बदलना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हो, टोकन देना चाहते हो। जो चीज गलत है, गलत तो गलत ही है, उसको क्या बदलना है। हम तो कह रहे राजनीति गलत है, ये राज में आने की नीति है जो राजतंत्र में हुआ करती थी, अब किसी काम की नहीं है, तो हम राजनीति को हटाना चाहते हैं। तो कह रहे फिर चुनाव कैसे लड़ोगे, चुनाव लोक नीति से लड़ेंगे। तो राजनीति के चुनाव में और लोक नीति के चुनाव में क्या फर्क है, स्पष्ट फर्क है। हम जाति के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, हम लोगों के सामने झूठ नहीं बोल रहे, हम आपके लिए कर देंगे, हम तो लिख के दे रहे हैं, हम इतना ही काम कर पाएंगे। लोक नीति का मतलब ये है, हम कह रहे हैं शिक्षा में ये सुधार करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, लिख के दे रहे हैं। तो वो राजनीति को बदलना चाह रहे, हम नहीं बदलना चाह रहे। वो भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रहे हैं, हम तो नहीं करना चाह रहे। हम तो भ्रष्टाचार खत्म करना ही नहीं चाह रहे, भ्रष्टाचार कभी खत्म हो ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं हम तो करना चाह रहे हैं। अभिनव राजस्थान पार्टी ने कभी सुना आपने भ्रष्टाचार को कोई बयान दिया? हमने तो नहीं दिए, ये खत्म हो ही नहीं सकता। रोज 2-3 अधिकारी पकड़े जा रहे हैं रिश्वत में, रोज पकड़े जा रहे हैं, तो क्या रिश्वत खत्म हो रही है? नहीं हो रही है। इसका मतलब खत्म नहीं हो सकती ऐसे तो वो जो तरीका भ्रष्टाचार खत्म करने का वो तरीका गलत है। तो अभिनव राजस्थान पार्टी का तरीका क्या है? अभिनव राजस्थान पार्टी का तरीका बहुत स्पष्ट है कि अभिनव राजस्थान की सरकार में हर चीज स्पष्ट दिखाई देगी। भ्रष्टाचार हो गए, यहाँ पे इतनी लाइट है तो चोरी होने का कोई गुंजाइश नहीं है, रात को यहाँ पे अंधेरा रहेगा तो चोरी होने की गुंजाइश है। हम तो स्थायी समाधान चाहते हैं। हम क्यों फांसी देना चाहते हैं, 4 को फांसी दें, 5 को पकड़ें? हम इस धंधे में नहीं पड़ना चाहते, हमें पता है इससे रुकेगा नहीं। तो हमारी नीति में और दूसरी पार्टियों की नीतियों में रात दिन का फर्क है। हम जड़ से समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, हम डालियां नहीं काटना चाहते। इसलिए कई बार हमारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनी बात उनकी बात एक जैसी है, एक जैसी नहीं। अभी पढ़ो और इस पर बहस करो, वो क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं। हम ये नहीं कह रहे बुरा काम कर रहे हैं, अभी तक की जो पार्टियां चल रही है उनमें ठीक काम कर रहे हैं। हम उनकी बुराई जानबूझ के इसलिए नहीं कर रहे कि उनकी बुराई करने से कांग्रेस और बीजेपी को कुछ सूत्र मिल जाएंगे, वो सूत्र हम देना नहीं चाहते। जबकि हमारे पास जो सूत्र है, वो सूत्र अगर उन पार्टियों को हाथ लग जाए तो उस पार्टी का तो सारा ही मामला ही डामाडोल हो जाए। वो सूत्र हम उनको नहीं देना चाहते। लेकिन जब हम अंदर बैठेंगे तो आपको समझाएंगे कि देखो वहां पर असल में हो क्या रहा है, असल है ये, प्रचार है ये। तो कभी भी बहकना नहीं, हमेशा अपना विश्वास रखना, अपनी जानकारी पर विश्वास रखना। और जिनको अपनी जानकारी पर विश्वास होता है, अपने ज्ञान पर विश्वास होता है, वो समाज का नेतृत्व कर सकता है। हमको उस तरह का नेतृत्व चाहिए। तो प्रदेश समिति के सदस्यों की आज बैठक है जिसमें हमने जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और सिरोही के लोगों को बुलाया। बाकी हमारे साथी जो यहाँ रहते हैं हम उनसे भी मिल लेंगे। एक ही पर्पज है कि हम मिलना सीखें और अपने आप को समर्पित करना सीखें। संगठित लोगों की ताकत अलग ही होती है। जो बिखरे लोग होते हैं बहुत बड़ी संख्या में, उनकी ताकत नहीं होती। इतिहास के आपको 2 उदाहरण बताता हूं। मोहम्मद गोरी अटैक करने के लिए आया भारत पर, उसके पास मात्र 10,000 सैनिक थे और उसका सामना हुआ था इस राजस्थान की नहीं, भारत की बहुत बड़ी ताकत थी जिसका नाम था चौहान। लाखों की फौज, जहां आंख नजर आए वहां फौजी खड़ा, लेकिन संगठित नहीं थे। मोहम्मद गोरी के पास 10,000 लोग थे लेकिन संगठित थे, और उस संगठित प्रयास ने इतिहास बदल दिया। 2 लाख की फौज भाग गई और 10,000 की फौज ने देश में राज कर लिया। बाबर अटैक करने के लिए आया, बाबर के पास थोड़ी सी फौज थी, काबुल से थोड़े से फौजी लेके आया था। उसको थोड़े विश्वास था मैं भारत को हरा दूंगा, लेकिन फौज संगठित थी। यहां भारत के पास लंबी लंबी फौजें थी, संगठित नहीं थी, भगदड़ मची और भाग गए। अंग्रेज भारत में आए, मात्र 5,000 लोग थे पूरे, और हम संख्या में 30 करोड़ थे। 30 करोड़ किसको कहते हैं? इतने राजा महाराजा दुनिया भर के, इतनी लंबी लंबी उनकी सवारियां निकलती थी, इतनी तलवारें, इतनी बंदूकें, इतने घोड़े। वो 5,000 लोग आए, संगठित थे, 190 साल तक राज किया और लोगों के प्राण कांपते थे उनके नाम से। कारण क्या था? संगठन। जोधपुर में एक ही आदमी बैठता था उनका, जिसको पॉलिटिकल एजेंट कहते थे, लेकिन जोधपुर के महाराजा उससे डरते थे, और जोधपुर के महाराजा डरते तो नीचे वालों का हिसाब ही क्या था। ऐसे 5,000 लोगों ने 190 साल तक हमारे ऊपर राज किस दम पे किया? संगठन के दम पे।
तो हम ये संगठन खड़ा करना चाह रहे हैं अभिनव राजस्थान पार्टी। कई बार कहते हैं हम तो बहुत कम हैं, अरे कम कहाँ, इतने लोग तो पता नहीं क्या करते हैं। मैंने जो योजना बनाई है कि आपको दिन का 1 घंटा देना है, महीने का 1 दिन देना है, और एक थोड़ी सी राशि आपको हर महीने डालनी है, और बाकी अपने परिवार का काम करना, आप देखोगे आनंद में हंसते गाते अपन सब कुछ बदल देंगे। लेकिन संगठन की एक बड़ी ताकत होती है, वो होती है आपस का संपर्क, मिलना जुलना। अब कई बार आपको लगेगा मैं बाड़मेर से इतनी दूर आया, मैं जैसलमेर से इतनी दूर आया, मैं जालौर से दूर आया, क्या मिला, जाके खाना ही तो खाया वहाँ पे? नहीं, ये जो हमारा संपर्क होता है ये संगठन में जान फूंकता है, ऑक्सीजन है। संपर्क संगठन की ऑक्सीजन होती है। हम मिले, लगा हम खूब लोग हैं, एक परिवार की फीलिंग आती है आपस में। जैसे किसी परिवार में 5-6 लोग होते हैं ना, फीलिंग आती है, 5-6 डरने की जरूरत नहीं है, वो फीलिंग आती है। तो आप सब लोग जैसे यहाँ आए, मिले, वापिस अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन एक फीलिंग आएगी हम खूब लोग हैं। इसके लिए आपको बुलाया जाता है। किसी ने कहा आज मुझे ऑनलाइन ही कर लेते हैं, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। हम मिलेंगे, बातें करते रहेंगे, उससे क्या रहेगा, हमारे संगठन की पहचान अलग बन जाएगी। तो जब मैं कह रहा हूं कि खेजड़दी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे होंगे जोधपुर में मार्च के महीने में, हम सारे लोग आए अलग अलग झंडियां लेके, पूरे जोश से अपनी गाड़ियों में लगाए हुए 5-5, 6-6 लोगों को लेके, और एक जगह से दूसरी जगह मार्च करते चलेंगे। पूरा जोधपुर देखेगा ये कौन लोग हैं, और जो लोगों की भी आस्था खेजड़दी में है उन लोगों के मन में आएगा अब एक संगठित ग्रुप है जो हमारे लिए प्रयास कर रहा है। जयपुर में हम लोग मार्च में करेंगे प्रदर्शन सूचना आयोग के सामने। यह सूचना के अधिकार के लिए पहला प्रदर्शन होगा राजस्थान में। जयपुर की साइड में जो हमारे साथी है उधर रहेंगे, जोधपुर की साइड वाले इधर रहेंगे। यहाँ कोई प्रदर्शन करना है तो यहाँ के लोग यही करें ताकि नजदीक पड़े, शाम को घर चले जाएं। जयपुर साइड में रहने वाले अलवर के, टोंक के, दौसा के वो लोग करेंगे जयपुर में। सूचना आयोग के सामने जाके हम लोग 1 दिन का प्रदर्शन करेंगे कि सूचना का अधिकार को लागू करो, इसकी धारा 4 को लागू करो। क्योंकि राजस्थान की कोई पार्टी इसके लिए नहीं बोलेगी। बीजेपी कभी भी नहीं कहेगी सूचना का अधिकार लागू करो, बीजेपी को तो एलर्जी है इस अधिकार से। और कांग्रेस जिसके समय में बना वो भी सोच रही फालतू का काय को जनता को अधिकार देना, अधिकार देकर तो हमारे मजे खत्म हो जाएंगे। हम लोग पहले लोग होंगे जो वहां प्रदर्शन करेंगे। उससे क्या होगा कि राजस्थान का एक सर्टेन पॉपुलेशन है जिनकी आस्था लोकतंत्र में, उनको लगेगा कि एक पार्टी है जो लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रही है। क्योंकि ये पार्टी अगर सूचना के अधिकार को मजबूत बना रही है, इसका मतलब क्या है, इस पार्टी का स्वार्थ नहीं है। ये पार्टी चाहती है कि ऐसी सरकार है जिसमें सब साफ दिखाई दे, तो इनको तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अगर हमारी नीयत खराब होगी तो हम चाहेंगे सूचना का अधिकार लागू ना हो, फिर हम मजे करें, चाहे जिसका ट्रांसफर चाहे जहाँ करें, चाहे जिस टेंडर में जितने पैसे खाएं। ये तो तब है जब हमारी नीयत खराब हो। हमारी नीयत खराब नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं ये अधिकार लागू हो जाए। इस कारण आपको बुलाया गया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में यही चेहरे जो मैं देख रहा हूं, इन्हीं चेहरों के अंदर से वो नेता निकले जिसकी समाज को जरूरत है। अब कई बार लोग कहते हैं साहब अच्छे लोगों का जमाना नहीं है, अच्छे लोगों को लोग वोट नहीं देते। नहीं, जमाना है, अच्छे लोगों को लोग वोट देना भी चाहते हैं, लेकिन अच्छे लोगों का संगठित होते दिखना चाहिए। वो संगठित हैं, जनता चाहती है संगठित दिखें, उनका प्रस्तुतिकरण अच्छा हो, प्रेजेंटेशन अच्छा हो, तो आपको वोट इतना ज्यादा करेगी आप सोच नहीं सकते कि राजस्थान में ऐसी वोटिंग भी कभी हुई है क्या। आप सोचिए, थोड़ा सा प्रयास है आम आदमी पार्टी का दिल्ली में 70 में से 67 सीटें, 5 साल बाद 70 में से 63 सीटें दे रही है ना। सामने वो पार्टियां हैं जिनको आप जानते हो, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, चाहे जैसा फेर फैला रही है, लेकिन लोग उनकी सुन नहीं रहे। लोग चाहते हैं कि विकल्प अच्छा तो हो। आप यूं कैसे कहते हैं वो खराब है, वो आके इधर खाई में गिर जाए, ऐसे तो लोग गिरने वाला नहीं है। और लोगों की समझ पे मुझे कभी कोई डाउट नहीं होता, लोगों की समझ पे मुझे कभी कोई डाउट नहीं होता। आपको जनता ऐसी है, जनता तो समझती नहीं है। कई बार मैं कहता हूँ दिल्ली में वोट पड़ गया, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, अपने ऐसा है नहीं। जबकि मैं जानता हूँ दिल्ली में 70% लोग बहुत गरीब हैं, दिल्ली में 70% लोग गरीब हैं। आपको दिल्ली जो बड़े बड़े बंगले दिख रहे हैं, ये तो एक एरिया में नई दिल्ली, इसके बाकी की दिल्ली जो है उसके बहुत बुरे हाल है। झोपड़ियों में रहते हैं लोग, एक एक परिवार झोपड़ियों में 7-7, 8-8 आदमी रहते हैं। ऐसी है असली दिल्ली। उस दिल्ली में 2 बार वोट क्यों किया है, कुछ तो किया है। तो राजस्थान नहीं समझता, राजस्थान बहुत ज्यादा समझता है।
और मैं राजस्थान के प्रति इतना ज़्यादा आशावान हूँ, मैं तो बहुत क्रेजी हूँ कि जिस दिन राजस्थान समझेगा उस दिन भारत में एक नई लकीर खींच देगा। राजस्थान के लोग इतने होशियार हैं, इंटेलिजेंट है। हमारे कानदान जी कल्पित कवि कहते थे कि राजस्थान के लोग जितना ऊपर दिख रहे हैं उतने नीचे है, यहाँ जितना पानी गहरा है उतना ही आदमी गहरा है। राजस्थान के लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन हमको उनके सामने प्रस्तुतिकरण अच्छा करना पड़ेगा, उसके बिना मानेंगे नहीं। भले हम कहते हैं हमारी बातें बहुत अच्छी है, लोगों को समझ में नहीं आई, बार बार हम निराश होंगे, दूसरों को निराश करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे 2021 में हमारे जो 15 मुद्दे हैं उनके ऊपर काम करना, जस के काम करना जो हमने सोचा है, और सुजानगढ़ में एक चुनाव हमने सेलेक्ट किया है, उस चुनाव को जीतना है, एक प्रयोग करके दिखाना। 4 उपचुनाव हो रहे हैं, हमने चारों में हाथ डाला ही नहीं, हमको अभी कोई जल्दी भी नहीं। हमारा टारगेट 2023 का है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये एक चुनाव जीत के जनता को विश्वास दिलाया जाए कि हम जीतने वाले लोग भी। इसके लिए हमने डिटेल में प्लानिंग बनाई है। अभी लंच के बाद में उस प्लानिंग की हम लोग बात करेंगे। आप लोग उस यज्ञ में कैसे आहुति दे सकते हैं। और मेरी बार बार देखो, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, परिवार के साथ रहता हूँ, इसलिए बार बार ये बात कहता हूँ कि हम ऐसा काम करें कि परिवार और हमारा जॉब, हमारा बिजनेस वो प्रभावित ना हो। ये मेरी पहली शर्त रहती है। अगर कोई आदमी के साथ परिवार की जिम्मेदारी में एक दिन भी महीने में नहीं दे सकता, मैं नहीं चाहता वो प्रदेश समिति में काम करे, मैं चाहता हूँ घर का काम करे। वो है अभिनव साथी, रहे, उसकी इज्जत रहेगी, लेकिन फिर वो समिति में नहीं रहेगा। कोई कहते मैं तो एक दिन भी नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, आप हमारे शुभचिंतक है, साथ रहिए, लेकिन प्रदेश समिति में काम करने वाला एक दिन। और सुजानगढ़ उपचुनाव में जैसे हमने ड्यूटी लगा दी कि केवल 2 दिन चाहिए आपके, फिर 2 दिन आ जाना बैग लेके, आगे बैग लेके, बस वहाँ के लोगों को लग जाना चाहिए यार ये फकर लोग आ गए, इनको वोट देना पड़ेगा, ऐसा लगना चाहिए। और लोग प्यारे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग प्यारे हैं। अभी उनसे दुष्ट लोग वोट लेकर चले जाते हैं। मैं तो कई बार वो शिव जी वाली कथा उनको समझाता हूँ, गाँव में जाता हूँ तो, ये भस्मासुर हैं, ये तपस्या करते हैं, आपके आगे नाचते हैं, रोते हैं, और आपके अंदर का शिव जी जाग जाता है, आप उसको कड़ा पकड़ा देते हैं, ये कड़ा पकड़ो, किसी को भी नष्ट कर दो, फिर वो आपको नष्ट करते हैं। इनसे बचाना। लोग अच्छे हैं, शिव जी के अवतार हैं। जब भी उनके पास कोई गया, दुखी गया है, अच्छा सभ्य आदमी गया है, तो उन्होंने उसकी मदद की, मन में भाव रखते हैं किसी के प्रति भी, जिसका भी उनको लगता है वो मंच में बैठा और वो कुछ करना चाहता है। अभी इन दिनों एक बड़ी घटना घटी, राकेश टिकैत वाले संघर्ष कर रहे थे, उनको भी नहीं पता था मेरे पास इतने लोग हैं, लोग थे भी नहीं, लेकिन उनको रोना आ गया, यार ये क्या स्थिति होगी मेरी, कि वहां पे बैठे हैं और कुछ लोग बाहर से आए पत्थर फेंकने के लिए हमारे ऊपर। उनको अजीब लगा कि देखो यार कैसे दिन आ गए, ये हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। वो 1 घंटे की घटना थी, उनके आंसू आ गए। उन्होंने कोई प्लान करके नहीं रोया, मैं रोऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, उनको क्या पता, उनको लगा खेल खत्म आज की तारीख में। लेकिन उनके आंसू आने से जनता में भाव गया, नहीं ये आगे से, और आज पूरी जनता उसके साथ खड़ी है। सरकार की क्या औकात होती है, सरकार की जड़ तो घास से जितनी होती है। आपको लगता होगा सरकार बहुत बड़ी है, ये प्रधानमंत्री भारी आदमी है, अब पता नहीं इस दुनिया में कौन कौन भारी भारी लोग आ गए। हिटलर जैसा भारी लोग आगे चले गए, रावण जैसा भारी आ गया, जो सोने की सीढ़ी से चढ़ना चाह रहा था स्वर्ग में, एक सीढ़ी बनाऊंगा सोने की, ऐसे ऐसे भारी भारी लोग आगे चले गए। जनता जब मुंह फेर लेती है, जनता जब गुस्सा करती है, उसके सामने कोई नहीं टिकता। आपको जनता को अपने साथ लेना है, और वो जनता आपके साथ, जब आपकी नीयत सही होगी तो आपके साथ हो जाएगी। जब उनको लगेगा कि हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं तो आपके साथ हो जाएंगे, और वो आपके साथ हो जाएंगे तो चुनावी जीत बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल चुनावी जीत नहीं है। चुनाव के बाद कैसा राजस्थान हम देखना चाहते हैं वैसा बनाना है। अगर वो बना नहीं पाए, हमारी जीत का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमको तैयारी वो करनी है, और वो काम करेगा, यही नेतृत्व करेगा वो काम, क्योंकि आपको उसके बाद ज्यादा तेज गति से काम करना है। अभी तो महीने में 1 दिन देना है, लेकिन आप मान लो विधायक बन गए, फिर विधायक बन गए तो फिर घर से आपको फ्री करेंगे, फिर आप 30 दिन जनता का काम करोगे, घर वालों से परमिशन लेके आओगे, आपको चाहिए पैसे, तनख्वाह में से आधे पैसे आपको दे देंगे, लेकिन बाकी काम जनता का करेंगे। उस दिन आपको घर से फ्री कर देंगे, लेकिन तब तक आपको घर से फ्री नहीं करूंगा। मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहिए जिसके घर वाले मुझे फोन करके कहे कि आपके चक्कर में थोड़ा बर्बाद हो गया, ऐसा कोई मुझे फोन नहीं चाहिए।
मुझे लगना चाहिए वो आपकी संगत में आने के बाद से वो घर का काम बहुत जिम्मेदारी से करता है, ऐसा लगना चाहिए। अभिनव राजस्थान पार्टी है ही अलग चीज। ऐसे थोड़ी का रोज निकल के मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ लेके घूम रहे हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो, ऐसी बेकार लोगों की खोज हमको खड़ी नहीं करनी। अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर अभिनव राजस्थान क्या बनाएंगे? ऐसे नेता गैर जिम्मेदार नेता पैदा करेंगे जिनको अपने घर का ही नहीं पता उनके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। ऐसे लोगों की खोज खड़ी नहीं करनी। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कहने के लिए मैंने आज आपको यहां पे बुलाया, क्योंकि अब मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूं। 2018 तक मैं भी हिचक रहा था। 2018 में मैंने भी सोच लिया था कि अगर इतनी 10 साल से लोगों को बातें समझा रहे हैं, इसके बाद भी लोग हमारे लिए वोट नहीं करेंगे, तो मैं इस अभियान को बंद कर दूंगा और अपने घर चला जाऊंगा जहां मेरी जगह मनपसंद, जहां मैं रहना चाहता हूं, मेरे सपनों की जो जगह है, मेरा खेत, मैं वहां रहूंगा आराम से। मुझे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना तो कोई बंगले का शौक है, मैं बंगला देख चुका हूं अपनी मेहनत से, चुनाव की जरूरत ही नहीं। ना मुझे पैसों की जरूरत है, ना मुझे दूसरी सुविधा है। मेरे जो 4-5 ड्रेस है वही चल जाती, उसमें रहता हूँ, पूरी उम्र ऐसे ही रहता हूँ, मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं क्यों मारा फिरूंगा? जब जनता को ऐसा व्यवस्था नहीं चाहिए, वो इन ठगों के साथ, लुटेरों के साथ खुश है, मैं अपना समय क्यों खराब करूं? मैं अपने जीवन को सार्थक करूं, आध्यात्मिक जीवन जीऊंगा, तपस्या करूंगा, मस्त रहूंगा अपने हाल में। मुझे टेंशन है किस बात की? मुझे तो रोटी है खाने को, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं। तो 2018 में मैंने ये सोचा था कि मैं इस काम को छोड़ दूंगा और बंद कर देंगे इस अभियान को। लेकिन 2018 के चुनाव में हमारे 100 लोगों ने फॉर्म भरे, 30-40 लोगों को उठवा दिया लोगों ने प्रेशर डाल के। लेकिन बाकी के जो लोग थे 62 लोग, उनमें से अधिकतर लोगों ने इतनी मेहनत की है चुनाव के लिए, इतनी मेहनत की है, घर घर घूमे, बेइज्जती सहन की है, लेकिन लास्ट मिनट तक खड़े रहे चुनाव के मैदान के अंदर, खूब लगे रहे इसके अंदर। वो एक दिन जब मुझे सीन याद आया और हम लोग चुनाव के बाद चूरू में मीटिंग कर रहे थे, तब मैंने ये सोचा कि यार मैं स्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थी हूं, इनको मैदान में उतार दिया, इन्होंने अपना सब कुछ लुटाया, कईयों ने अपने पैसे लुटाए, कईयों ने घर वालों से रिश्ते खराब किए, रिश्तेदारियां खराब की। तब मुझे लगा नहीं यार मेरा फर्ज बनता है। अभी तो मेरा अकेले का सपना था, ये 62 लोग जो महीने 1.5 महीने तक गांव में घूमे, अब इनका सपना पूरा करने की जिम्मेदारी इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य होने के नाते मेरी बन जाती। तो मैंने अपना निर्णय बदला, मैं भी टूटा। इतने सालों तक घूमते फिरते मैंने अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया। जो कुछ मैंने कमाया, मैंने सारा का सारा, ये पर्चे छपवाओ, ये अखबार निकालो, ये करो, मैंने कमाई सारी की सारी इसमें डाल दी। एकदम फक्कड़ हो गया, दिन बहुत बुरे आ गए। ऐसे बुरे दिन मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखे। डॉक्टर हूँ, IAS में रह चुका हूँ, पैसों की अपार होना चाहिए था, दिन देखने की कहाँ जरूरत पड़ती थी। डॉक्टरी करके 100 रुपये करके खूब कमा सकता था। वो सारी चीजें छोड़ के इस बर्बादी के रास्ते पर उतरा, चरम सीमा पर पहुंच गया। तो ठीक है, घर वालों ने बाहर निकाला नहीं, वो बुरे दिन भी देखे। और 18 के चुनाव में ऐसे बुरे दिन देखे जैसे छाया भी मेरा साथ छोड़ के जा रही है, क्योंकि इतने दिनों तक मैं बीजेपी में था, 10 साल तक, 2006 से 16 तक बीजेपी में था। लोगों को उम्मीद थी कि MP बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मेरी पोजीशन तो ठीक थी। तब तक लोग चिपके हुए थे कि MP बन सकता, किसी समय काम आएगा। लोग तो स्वार्थ में जुड़ते हैं। अब लगा कि यार इसकी पार्टी भी फेल हो गई, वोट भी इनको नहीं मिलेगा, किसी काम के नहीं रहे। ऐसा लगा कि छाया भी साथ छोड़ने लगी। वो दुख भी सहन किया, सब तरह की बर्बादी सहन की, लेकिन फिर हिम्मत आई, सिर्फ इसलिए आई अब उन लोगों ने जिन्होंने 62 लोगों ने हमारे नाम पर फॉर्म भरे, चुनाव लड़ा है, उनको सफल करके दिखाना, उनको सफल करके दिखाना। और मैंने ये काम पहले करा हुआ। मैं IAS की परीक्षा में 2 बार फेल हो गया, फिर मुझे लगा कि मैं डॉक्टरी करूंगा, अब मैं वापस IAS की परीक्षा दूंगा नहीं। इंटरव्यू देके आ रहे हैं, वापस अटक रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ने ये कहा आपका अबकी वाला एग्जाम दोस्तों के नाम से दे दे यार, परीक्षा तो दी है, तैयारी की है। मैंने कहा करें क्या, खर्चा नहीं है, कहाँ से लाएं? डॉक्टरी करें, घर चलाओ, आराम से शांति से रहें। उन्होंने कहा खर्चा हम देंगे, 1 साल की किताबों का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा हम देंगे, हमारे लिए परीक्षा है। तीसरी परीक्षा उनके नाम से दीजिए, मेरा सिलेक्शन हुआ। अब अभिनव राजस्थान पार्टी को सक्सेसफुल बनाने का मेरा एकमात्र टारगेट ये है कि मेरे ये जो साथी थे जिन्होंने अपने आप को झोंक दिया इसके अंदर, क्या क्या सहन नहीं किया, मुझे एक एक कहानी मालूम है, उनको सफल करना है, उनको वहां तक पहुंचाना जो उनकी जगह, योग्य लोग हैं सारे, एक से एक हीरे हैं हमारे पास, उनको सफल करना, उनको उस मुकाम तक पहुंचाना। तो 62 में से लगभग 50 हैं जो अभी टिके हुए हैं, कुछ तो हमारे को छोड़ के भी चले गए, उनसे भी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन 50 है जो अभी टिके हुए हैं।
उनको तो पहुंचाना ही है। 50 और हमारे अंदर के कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। 100 तो हमारे पक्के वाले कार्यकर्ता तैयार करने ही है 2021 में, और बाकी 100 लोग जो हमारे शुभचिंतक हैं, कई लोग बाहर से अच्छे लोग भी आएंगे हमारे साथ में, जब चलेगा नाम तो अच्छे लोग भी आएंगे, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी आए। अभिनव राजस्थान बनाना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। एमएलए होने का वो मतलब निकलेगा नहीं जो अभी निकल रहा है, पहले उनको कह देंगे। आप आके सोचो यार यहाँ तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कोई मतलब निकलेगा नहीं, यहाँ जन सेवा के अलावा कुछ नहीं। उनको भी जोड़ेंगे और 2023 को सफल करेंगे। ये सोच के मैं घूम रहा हूँ। तो आप सबको कह रहा हूँ घर की जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन मैं अब घर की जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा। एक आदमी चाहिए जो ये काम फुल टाइम करे। मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, मैं दिन रात इसी काम पे घूम रहा हूँ। और मेरा लक्ष्य क्या है, अभी घूमने का लक्ष्य क्या है कि राजस्थान के हर 5 किलोमीटर पर अभिनव राजस्थान की झंडी दिखनी चाहिए। इसलिए मैं घूमता हूँ। आप देखो ना ये यात्रा में घूम रहे हैं, एक नंबर जगह मजे ले रहा हूँ। मजे नहीं ले रहा हूँ मैं जैसलमेर भी गया हूँ तो मैं वो किला देखने के लिए नहीं गया हूँ, मैं तो नापने गया हूँ इस गांव में कौन आदमी, इस गांव में कौन आदमी है, ताकि 2021 के एंड पे आपको ऐसा लगे कि राजस्थान का नक्शा बनाए ना, क्यों लगे हर 5 किलोमीटर अभिनव राजस्थान का झंडा खड़ा है, अभिनव राजस्थान का कोई न कोई समर्थक परिवार वहां पे खड़ा है। ऐसी राजस्थान में इमेज बनानी है। मैं फुल टाइम निकल गया हूं इस काम के लिए बाहर, लेकिन आप में से किसी को नहीं चाहूंगा फुल टाइम निकलो। आपको कब चाहूंगा, जब आखिर चुनाव आ जाएंगे, आप लोग चुनाव जीत जाएंगे, उस समय आपके घर वालों को कहूंगा अब ये घर का काम नहीं करेगा, अब ये फुल टाइम जनता का काम करेगा। आपको महीने के पैसे दिए, इनकी तनख्वाह में से आधे घंटे आपको पकड़ा जाएगा, लेकिन काम जनता का करेगा। तब तो मैं फुल टाइम इस काम पर हूं, यही काम करता हूं, रात दिन मुझे यही सोचता और सोचता नहीं है। लेकिन आप लोग मेरा जो मैंने आपको कहा इतना सेव कर दो। अब आप कहते हो साहब बाकी सारा, लेकिन एक दिन वाला भी नहीं बैठेगा, तो फिर प्रदेश समिति मत रहो। खुद के साथ भी धोखा मत करो, मेरे साथ भी धोखा मत करो। साहब मेरे तो एक दिन भी आया नहीं जाता, हम तो आपके साथ हैं, मोबाइल पे आपके साथ हैं, तो मोबाइल पे रहो, साथ में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अभिनव राजस्थान पार्टी को जिताना है, सफल करना है, तो जो मैंने शर्तें बताई उन शर्तों पे आपको काम करना है। अभी हमने प्रदेश की समिति गठित की है, लगभग 150 नाम हैं। काफ़ी लोग सक्रिय हैं, काफ़ी लोग सक्रिय नहीं भी हैं, वो मजाक में भी ले लेते हैं कि क्या फर्क पड़ता, नहीं जाए तो। मैंने कल परसों ग्रुप में स्पष्ट लिखा था, अब मुझे कोई शंका नहीं रहेगी, अगर ये 3 शर्तों पे आप कायम नहीं रहेंगे तो आपको सप्रेम अंदर ही अंदर बता देंगे कि आप अब समिति के सदस्य नहीं, क्योंकि कठोर अनुशासन के बिना संगठन नहीं चलता। जब आपसे मांग ही छोटी सी की है, इतना सा काम कर दो, ये बोतल यहाँ से यहाँ रख दो, आप कह ये मेरे से नहीं होती है, तो फिर आपको आराम करना है। ये शर्त हमने रखी है, ये करना ही है आपको। इसके बाद में युवाओं की एक अलग समिति बना रहे हैं। इस समिति में ज़्यादातर लोग हैं जो 25-30 साल की उम्र से ज़्यादा हैं। अब एक युवाओं की अलग समिति बना रहे हैं, प्रदेश समिति बनेगी, जिसमें हमारे युवा साथी रहेंगे। बहुत सारे साथी हमारे को बहुत सक्रिय हैं शुरू से, उनकी समिति बनेगी। उनकी बैठकें अलग हुआ करेंगी, जैसे ये बैठक हुई है ऐसे उनकी अलग बैठक होगी युवाओं की। वो युवाओं के बीच में काम करेंगे, उनके मुद्दे अलग, उनकी सोच अलग, उनके पास टाइम भी है। तो उनको भी यही कहेंगे पढ़ाई करनी है बहुत जोरदार तरीके से, पढ़ाई में कमी नहीं रखनी है, पढ़ाई के अलावा जो समय मिले वो पार्टी को देना है, उनको भी ऐसी शिक्षा दें। इस प्रकार की रचना करेंगे और 2021 के दिसंबर में जब हम लोग बैठेंगे आकलन करने के लिए, हमको खुद को लग जाएगा कि हमने खूब काम कर लिया और खूब नाम भी कमा लिया। अब राजस्थान के लोग मानने लग गए ये पार्टी भविष्य की पार्टी, और हमें पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करना है। ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है ताकि पूरा हिंदुस्तान इसकी कॉपी करे। हमको भी ऐसा चाहिए। करते हैं अभी मध्य प्रदेश से मेरे पास फोन आते हैं, बिहार से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, हमको यहाँ पर भी ऐसा करना, लेकिन हम उनको मना करते हैं, रुको भाई अभी हमको हमारा ढांचा ठीक करना लगना चाहिए। यहाँ एक क्लिक पे काम होता है, एक सूचना पर काम होता है, ऐसा होना चाहिए। वो हो जाएगा तो आपको कहेंगे आप भी ऐसा हरियाणा बनाओ, आप भी ऐसा यूपी बनाओ, हम तो चाहते हैं पूरा भारत भी ऐसा बने। ये बातें आपसे कहनी थी, आज इसके लिए आपको कष्ट दिया था कि आप एक बार आ जाओ तो आमने सामने सारी बातें हो जाए। अब इसके बाद में हमारा लंच होगा और लंच के बाद हम लोग वापस गोल बैठेंगे। आप लोगों के मन में जितनी बातें कहने को है आप अपनी सारी बातें कहेंगे, खुल के कहेंगे। उन सारी बातों को हम लोग नोट करेंगे, किसके पास कैसा सुझाव है। पब्लिक में आप सब लोग रहते हैं, आपको क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए, वो सारे सुझाव आप देंगे। हमारे दूसरे जो गणमान्य साथी हैं वो भी अपने विचार रखेंगे इस दूसरे सेशन में। तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 2021 केवल 2021, मैं बार बार ये कहता हूँ, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कभी नहीं,
उस फॉर्मूले से हमको काम करना है। ऐसा नहीं कि 2022 में कुछ कर लेंगे, 23 में कुछ होगा नहीं। आप सब लोग उसी भाव से काम करते रहे और हम लोग अपने अंदर ही मान के चलें हम जो काम करने वाले हैं उससे राजस्थान अच्छा बनेगा। इस भाव के साथ हम लोग काम करेंगे और 3 हमारे जो नारे हैं उनको सक्सेसफुल करेंगे। वंदे मातरम करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद करेंगे और जय हिंद करेंगे। ये तीनों नारे 3 महापुरुषों के सपने थे। महर्षि अरविंद का सपना था वंदे मातरम हो जाए, देश की जय जयकार पूरी दुनिया में हो जाए। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था कि देश में शोषण खत्म हो जाए, शोषण की व्यवस्था, आदमी का शोषण ना करे, ये खत्म हो जाए। इसलिए हमने आपको बार बार कहा हम ऐसे मुद्दे उठाते जो किसी ने नहीं उठाए। कोई पार्टी ये नहीं कह रही छुआछूत खत्म करेंगे, हमारी पार्टी कह रही हम छुआछूत को जड़ से खत्म करेंगे, हम छुआछूत को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन किसी भी पार्टी में हिम्मत नहीं। आपने कभी सुना किसी पार्टी की मीटिंग में या उनके प्रोग्राम में सुना आपने कि हम छुआछूत खत्म करेंगे? नहीं करते, हम खत्म करेंगे। ऐसी सारी बातें हम लोग करेंगे और जय हिंद करेंगे जो सुभाष चंद्र बोस का नारा था, हिंद की जय कैसे हो। ये जो नाटक कंपनियां कर रही हैं इनसे ना तो किसी की जय हिंद होने वाली है ना वंदे मातरम होने वाला है। हम असली काम करके दिखाएंगे और इन तीनों महापुरुषों के सपनों को पूरा करेंगे जो उन्होंने देखे थे और महात्मा गांधी की शैली से काम करेंगे। वो भी बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बहुत प्यारे व्यक्ति थे, उनकी शैली से काम करेंगे। और उनका जो स्वराज का सपना था कि मेरे देश का ऐसा शासन होगा जिसमें हर गाँव अपने आप में एक देश की तरह मजबूत होगा, ये महात्मा गांधी का सपना था। हर गाँव आत्मनिर्भर होगा, मजबूत होगा। उनके जो सपने थे जो लोगों ने तोड़ दिए, हमारी सरकारों ने धीरे धीरे उनके ऊपर पानी फेर दिया, उनको वापस जागृत करना है और उनको भी हमें श्रद्धांजलि देनी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जोधपुर से जब आप वापस जाएं, घर के लिए निकलें, तो अंदर एक संकल्प लेके निकलें, अब मैं बदले हुए भाव से काम करूंगा, अच्छे भाव से काम करूंगा और अपना योगदान इन शर्तों के साथ अभिनव राजस्थान को दूंगा, ऐसे मैं उम्मीद करूंगा। नमस्कार।